This इस conference will now be ग्रुप की recorded. नमस्ते। गुरुवचन इस ग्रुप की तरफ से लिए जाने वाले पांचभौतिक तथा आयुर्वेदिक पद्धति के लेक्चर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इसमें मार्गदर्शक श्री मल्हार जोशी सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत हमने जो 2 साल से लेक्चर सीरीज लेना हमने जो की है, उसमें जो जो विषयों का हमने ऊहन किया, उसके बारे में जो चर्चा की, उसके बारे में पहले हम सविस्तर मतलब थोड़ा उसका सिंहावलोकन करें। शुरुआत हुई एक केस प्रेजेंटेशन से जो कुष्ठ के ऊपर की थी। उसके बाद फलत्रिकादि गुग्गुल का निर्माण विधि, उसकी घटक द्रव्यों का प्रमाण, उसके बाद पांडुकामला, उसके बाद अन्न ग्रहण, पचन व्यापार, रस धातु की निर्मिति, रक्त धातु की निर्मिति, यकृत, इन सभी के ग्रंथोक्त संदर्भ, उसके साथ यकृत दृष्टि के पांचे, उसका विचार और उस पे केस प्रेजेंटेशन। इसी प्रकार से प्लीहा का ग्रंथोक्त संदर्भ, उस पे केस प्रेजेंटेशन, उसका पांचभौतिक पद्धति से किया जाने वाला विचार। उसके बाद मूत्रपिंड का भी ग्रंथोक्त संदर्भ, पांचभौतिक विचार और केस प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो पांचभौतिक पद्धति सिद्धांतों में से जो है शरीर एक है, इस पर दो भाग तैयार किए गए। उसके बाद रक्तपित्त में प्रयुक्त औषधियों का विचार, क्षार और अम्ल धर्म का सिद्धांत, उस आधुवशोष, व्याधि क्षमत्व, हिक्का श्वास व्याधि, बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा विचार और राजयक्ष्मा, इन विषयों पर ऊहन हमने आज तक किया। अब मैं संक्षेप में वैद्य मल्हार जोशी सर का परिचय आपके सामने रखता हूँ। सर का BA MS सांगली के वसंतदादा पाटिल मेडिकल कॉलेज से हुआ। उन्होंने 30 साल से ज़्यादा माधवनगर में और सांगली में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्य किया और अभी भी कर रहे हैं। चिकित्सा में उपयुक्त औषधियों का निर्माण सर खुद करते हैं। सांगली में दातार शास्त्री के घर पे गुरुकुल पद्धति से रहकर उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया है। पांचभौतिक पद्धति से विशेष रुग्ण परीक्षा और उसकी चिकित्सा, ये सर का वैशिष्ट्य है। सर भस्म और रसकल्प की निर्मिति, ये इस विषय में सर का विशेष प्रावीण्य है। 2008 साल का वैद्य खड़ीवाले वैद्यक संशोधन संस्था पुणे, इसका वैद्य द.वा. शेंडे रसौषधि पुरस्कार सर को प्राप्त है। आयुर्वेद व्यासपीठ के साथ अनेक पद्धतियों की कार्यशाला भी सर ने अपने घर पे ऑर्गेनाइज की है। आयुर्वेद व्यासपीठ के अनेक महत्वपूर्ण पद के ऊपर धुरा सर ने संभाली है। औषधीकरण और चिकित्सा पद्धति सीखने के लिए सर के यहाँ बहुत सारे महाविद्यालयीन विद्यार्थी सीखने के लिए आते हैं और सर उन्हें निःशुल्क पद्धति से सब कुछ। अभी सर का आयुर्वेद व्यासपीठ के कार्याध्यक्ष पद की धुरा सर संभाल रहे हैं। इस पद्धति से औषधि निर्माण करते हुए सर के
चिरंजीव श्री शतानंद जोशी निर्माण के कार्य से अभी हमें जुड़ रहे हैं, मतलब हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। भेषजम आयुर्वेद, इस माध्यम से वो हमारे साथ औषधि निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी उसका वितरण इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उन्होंने बी फार्म आयुर्वेद किया है जामनगर यूनिवर्सिटी से। अब पुष्प है, उसका विषय है मानस रोग विचार। इसमें मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर ने हमें पांचभौतिक पद्धति से मानस रोग पर विचार और चिंतन का मार्गदर्शन सर करें। इसके पहले हम धन्वंतरी स्तवन सुनने वाले हैं। मैं विलोक जी से प्रार्थना करता हूं कि वो धन्वंतरी स्तवन का वीडियो पहले दिखाए। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्। मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए परमिशन चाहिए विलोक जी। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। पहले सभी को नमस्कार। 2-3 महीने के बाद मैं अभी आपके सामने मेरा विषय रखने का प्रयास करने वाला हूँ। पिछले महीने में हमने मानस वैदिक के रूप में प्रवेश किया है विचार मंथन के लिए। उसी की कड़ी हम आगे जुड़ने वाले हैं, उसी की कड़ी के साथ। सबसे पहले मैं जो मेरा परिचय किया गया उसमें एक गलती हो गई, वो पहले सुधारता हूँ। आयुर्वेद व्यासपीठ का मैं कार्याध्यक्ष नहीं हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो गलती से वो कार्याध्यक्ष बोला गया था, इसलिए मैंने ये पहले बात बता दी। भगवान धन्वंतरी को साधन नमन करके हमारे आराध्य गुरु कैलाशवासी बृहत्रय रत्न वैद्यराज अवार दातार शास्त्री जी को भी नमन करते हैं। उन्हीं से जो हमें पंचभौतिक चिकित्सा का सूत्र मिला है, उसी के हिसाब से हम जो गत 33 साल से रुग्ण चिकित्सा कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने का हमारा प्रयास चालू है।
आज का हमारा 22वां मैंने दिया हुआ चर्चा सत्र का लेक्चर का क्रमांक है पांचभौतिक सिद्धांत और मानस व्याधि विचार। ये हम सब्जेक्ट लेकर आज हम विचार करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो मानस व्याधि के बारे में पिछले महीने जो अतत्वाभिनिवेश ये विचार जो हमारे सामने आया था, उसमें मानस व्याधि के बारे में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी ग्रंथोक्त प्रैक्टिकल नॉलेज ये सब हमारे सामने आ चुका है। फिर भी हमने मानस व्याधि विचार यही सब्जेक्ट क्यों लिया है? जो पिछले महीने में हुआ था वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी पूरा मानस व्याधि का एक सब्जेक्ट था उसमें, और उसी के हिसाब से पूरा वर्णन अच्छी तरह से हमारे सामने आया भी है। आज हम मानस व्याधि विचार के प्रारंभ का हमें जो पहले हमने विचार किया है वो जो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं मानस व्याधि के बारे में, उसका विचार करना है। तो मैं आज के जो मैं लेक्चर या विचार आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें मानस व्याधि का विचार हम कैसे प्रारंभ करें, यहाँ से हम आगे जाने वाले हैं। सबसे पहले मानस जैसे कि हमारा पंचभौतिक का जो सब्जेक्ट रहता है, उसका जो हम प्रारंभ करते हैं, उसमें निसर्ग शरीर एक है, जन्म प्रकृति का विचार करते हैं, मूले कुठा रहा ये भी विचार करते हैं। ऐसे जो विषय होते हैं उनमें आज हम दो भाव, एक मानव भाव और शरीर की जो स्थित्यंतर हम बोलते हैं, शरीर के जो बदल बदल हो जाते हैं पूरे हमारे लाइफस्टाइल में, वो कैसे होते हैं इसका भी विचार, और उसमें आने वाले मानस भाव यहाँ तक जाएंगे। एक दो केसेस देखेंगे जिनकी वजह से हम मानस व्याधि में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी विचार हमारे सामने आ जाएगा। इतना ही आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। जन्म प्रकृति मैंने प्रायः संशोधनार्थ एक विचार आप सब लोगों के सामने रखा है। ये मेरा विचार है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसीलिए मैंने प्रायः संशोधनार्थ ऐसे आपके सामने रखा है। हम सभी जानते हैं मन के सत्व रज तम ये बहुत ये विषय है, ये भाव है, लेकिन जन्म प्रकृति देखते वक्त हम इसका कुछ समन्वय करके, जैसे कि समधर्मी, क्षारधर्मी, अम्लधर्मी जन्म प्रकृति का विचार करते हैं, वैसे उन प्रकृतियों में मन की स्थिति क्या होगी। सात्विक भाव वाला मन, राजस तामसिक वाला, ये दोनों का भी अम्ल धर्म में ज्यादा राजस होगा या तामस होगा, क्षार धर्म में भी वैसा ही। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने आपके सामने रखा है। रुग्ण के साथ चर्चा करते वक्त हमें ज्यादा राजस भाव है या तामस भाव है, प्रकृति अम्लधर्मी हो गई ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा भाव, राजस भाव ज्यादा है या तामसिक भाव ज्यादा है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही क्षार धर्मी के बारे में आज हमारा अम्ल धर्म क्षार धर्म विषय नहीं है, किंतु मन का विचार और मानस भाव और उनमें आने वाली विकृति के कारण मानस विकार, यहाँ तक हम जाने वाले हैं। तो हमारी जो पांचभौतिक दृष्टिकोण होते हैं वहीं से हम प्रारंभ कर सकते हैं। पहले हम
रुग्ण का जन्म महीना पूछते हैं, उसी के हिसाब से अम्ल धर्म, क्षार धर्म, समधर्म का विचार करते हैं। उसी वक्त हमें यदि मन की अवस्था, मन की प्रकृति का थोड़ा सा भी हमें अंदाजा हो गया, तो आगे जाकर हमें उसका निदानार्थक और चिकित्सार्थक प्रयोग करते वक्त लाभ हो सकता है। हर एक पेशेंट के बारे में ऐसी प्रकृति जानना जरूरी है क्या? है भी, नहीं भी। कोई पेशेंट हमारे सामने आकर बैठता है और मैं मानस रोगी हूँ, ऐसे हमें बताता है क्या? नहीं बताता। लेकिन उनके साथ जो उनके घर वाले, मित्र आदि लोग आ गए होते हैं, उन्होंने हमें पहले ही बताया होता है या बाद में बताते हैं, या जैसे जैसे हम पेशेंट के साथ चर्चा करना शुरू करेंगे, संवाद करना शुरू कर देंगे, तो हमें ध्यान में आने लगता है कि नहीं भाई, यहाँ कोई थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये शरीर के साथ मन का भी विचार हमें करने पर उद्युक्त कर सकता है। उस वक्त हमें यदि ये जन्म प्रकृति शारीरिक और मानसिक दोनों भी हमारे सामने, हमारे मन में रह गई, तो उसका लाभ हम ले पाएंगे। अभी मन के भाव, मानस भाव हम देखते हैं। एक भाव मैंने आपके सामने रखा है। हमारे ग्रंथों ने, हमारे जो पूर्वापार आने वाले जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, जैसे कि भागवत पुराण है आदि में भी हमें मन के बारे में बहुत बढ़िया वर्णन, बहुत बढ़िया उसका विश्लेषण भी मिलता है। शुकाचार्य के ये भागवत का विषय है। मैंने इसमें सिर्फ हमारे मन का विचार करने वाली बात लेने के लिए ये आपके सामने दिया गया है। ये एक कथा है, भागवत पुराण है। इसमें हमें जो चाहिए वही सिर्फ हमें लेना है। इसकी सत्यता असत्यता पढ़ जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें से एक शुकाचार्य के बारे में एक रेफरेंस मिलता है। वो जो उनके लिए गर्भ स्थापना हो गई, उनका गर्भी माँ, उनके माँ के उदर में उनका पूरा जो वृद्धिंगत अवस्था होनी थी वो आ गई। हमारे गर्भिणी अवस्था के जो बाकी सब विषय है, जैसे कि बुद्धि कब आती है, हस्तपात कब आते हैं, ऐसे पूरे तैयार होने के बाद उनके बारे में लिखा गया है। बाहर जो समाज में होने वाली परिस्थिति, यानी आध्यात्मिक और सांसारिक, ये जो दो प्रकार रहते हैं, उसके सांसारिक अवस्था उन्होंने मन, गर्भ में रहते हुए मन में ही उनके ये विचार आ गए कि यदि मैंने जन्म लिया तो मुझे संसार के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, और उसमें उसको उससे भयभीत होकर, यह एक रेफरेंस है। इतना ही इसका उनके मन के भाव समझने के लिए मैंने दिया है। फिर एक बार बताता हूँ। वो गर्भी माँ के पेट में 12 साल तक रह गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। 12 वर्षे लपा ले रे। उसके बाद वो कापत कापत बाहर आले। उनको बहुत सारा डर लग रहा था, पूरा बदन उनका कांप रहा था। ऐसे कांपते कांपते उनका जन्म हो गया, और वहां से उन्होंने पलायन कर दिया। माँ के पास से वो भयभीत होकर, इस संसार को भयभीत होकर, ये कथा का भाग हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमने जो विचार किया है कि हमारा मन का काम हमारे माता के उदर में हम जब होते हैं वहीं से प्रारंभ होते हैं। इसीलिए इसका
ये संदर्भ मैंने क्यों लिया है? यदि किसी क्लिष्ट रुग्ण के बारे में हमें अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है, तो हमें उसकी माता की गर्भिणी अवस्था जब रहती थी, उस वक्त का पूरा विचार हमें करना पड़ेगा कि इस रुग्ण को, बाल रुग्ण हो, मध्यम वयीन हो, इसको मानसिक व्याधि की जड़न गढ़न इसकी कहाँ से हुई है। ये बात हमारी मन समझ में आने के लिए मैंने इतना पुराना थोड़ा सा जो कथा भाग है, ऐसा एक विषय आपके सामने रखा है। लेकिन इससे हमें समझ आता है कि हमारे मन की अवस्था, मन के भाव हम जब भी गर्भावस्था में होते हैं, वहीं से हम प्रारंभ कर सकते हैं। इसका दूसरा ही उदाहरण अभिमन्यु का, वो भी हमने सुना है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा गर्भ हो, गर्भ अच्छा हो, वो मन से, शरीर से पुष्ट हो, और उसमें शारीरिक तो व्याधि नहीं आनी चाहिए और मानसिक व्याधि भी न आए। इसीलिए शुद्ध स्नाता व्रजे न्यारी अपत्यार्थी निरामय, ये ग्रंथों ने हमें सूचित किया है। ये सिर्फ निरामय यानी शारीरिक निरामयता और उसके साथ मानसिक निरामयता भी उसमें आनी चाहिए। इसीलिए ये शुद्ध स्नाता, इसके भी दो अर्थ निकाल सकते हैं हम। संस्कृत भाषा है, इसके बहुत सारे अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। जहाँ हमें हम बताते हुए रुग्ण सभी नियमों का पालन करने के बाद, अभी जो गर्भ संस्कार वगैरह आदि चल रहा है, इसके चलते बहुत सारे रुग्ण हैं, सात्विक भाव वाला, राजस भाव वाला, व्यापार बुद्धि वाला, अच्छी एकेडमिक बुद्धि वाला, ऐसे पुत्र चाहिए या गर्भ चाहिए, ऐसे जब हमारे पास पूछने के लिए आते हैं, तो हम उनको बताते हैं शुद्ध स्नाता। इसके दो अर्थ है, मासिक धर्म खत्म होने के बाद, ये भी अर्थ हो सकता है, या सुबह का सात्विक भाव जागृत करने वाला समय। उस वक्त यदि गर्भस्थापना हो गई, तो उसमें सात्विक भाव सभी तरह से आ सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रयोग मैंने मेरे प्रैक्टिस में किए हुए हैं। बहुत सारे रुग्णों को यही बात मैं बताता हूँ, रात के बजाय सुबह पूरे दोनों के मलमूत्र दोषों का बहिर्गमन होने के बाद गर्भस्थापना के लिए प्रयास करने को मैं बोल देता हूँ। बहुत बुद्धिमान, शारीरिक प्रकृति जो भी घटने वाली है वो होती है, लेकिन उनके साथ वो बुद्धिमान भी बालक जन्म लेता है। इसके लिए ये रेफरेंस आपके सामने रखा है। अभी कुछ चित्रों के माध्यम से हम आज मन के भाव में ही हम जाकर रुकने वाले हैं। इसीलिए गर्भस्थापना होते हुए, जैसे कि पहले बताया, गर्भिणी माता के हम उदर में होते तो भी हमें मन का विचार करना है। उसके बाद सात्विक भाव युक्त गर्भ हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है वो भी बताया। लेकिन जो माँ होती है, उसके मन में पूरे 9 महीने तक हम क्या क्या विचार उसको दे सकते हैं, ये भी हमें अच्छी तरह से समझकर, जो रुग्ण हमारे पास आकर पूछता है उनके लिए ही ये आगे का विवरण होगा। लेकिन जो पूछता है उनके लिए बताने के लिए सात्विक, राजसिक, तामसिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सभी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यदि दौर्भाग्यवश कुछ अन्य एक्सीडेंटल केस में
ऐसे मन के आघात भी हो जाए, उनको भी उस माँ के पेट में जो बच्चा या लड़की लड़का जो भी बढ़ रहा है, उनके मन के ऊपर उसका प्रभाव न पड़े, इसका भी विचार हमें करना है। उसके लिए उसका समुपदेशन आवश्यक। एवढं बारीक झाली का गावाला जाऊन तू? जरा किसी हेलो, किसी ने अपना त्या तो दुसरा आहे ना माइक चालू बाहुबली, किया है? त्याचा जरा माइक हात आहे त्याचा. तो काय म्हणे खाल्ला नाही त्याने काय तिकडे आई सांगत होती गावाला. हेलो, तुम्हीच बंद करा. डाउनलोड करून द्यायची. हेलो, हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, लेकिन ये मन के भाव गर्भिणी अवस्था में उस माँ को भी हमें बताने हैं, और वही अच्छे भाव लेकर वो उसके बच्चे के बारे में सोचती रहे। घर का काम चालू रहेगा, ड्यूटी चालू रहेगी, लेकिन लड़के का, बच्चे का जो भी मानसिक भाव होंगे उनके बारे में उसको हमें बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, एक्सीडेंटल केस होगी तो उसके बारे में भी हमें उसका समुपदेशन और गरज और आवश्यकता के हिसाब से कुछ औषधि द्रव्यों का भी हम प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं। आगे 8-9 महीने तक जो भी आवश्यकता होगी, जैसे भी आज की परिस्थिति है उसी के हिसाब से जो भी आवश्यक उसको समुपदेशन करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। गर्भ के बारे में अच्छी अच्छी बातें उसको बता देंगे। गर्भ उसके और उसके पति के अच्छे गुण लेकर बढ़ रहा है, ये बात हम उसको बताते रहेंगे, जिसी के कारण गर्भ का भी मन अच्छी तरह से पूरा संतुलित बनकर उसके जन्म के बाद वो कार्यरत रहेगा। अभी गर्भस्थापना से पहले वो गृहिणी रहती है। शादी होने के बाद, उसका संसार शुरू होने के बाद वो पहली गृहिणी अवस्था में रहती है, उसके बाद गर्भिणी अवस्था में जाती है, और बच्चा पैदा होने के बाद उसको और बालक को, ऐसे सभी स्थानों पर, सभी अवस्था में मन के लिए हमें संस्कार करने पड़ते हैं। ये सब संस्कार सिर्फ वैद्य ही करे ऐसी बात नहीं होती। ये सब संस्कार सिर्फ वैद्य करे ऐसी बात नहीं होती। घर में और जो लोग रहते हैं वो भी इसमें हमें मदद कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा मीडिया का प्रभाव भी इन सब पर आ रहा है, तो उसमें कौन से चैनल हमें देखने हैं, नहीं देखने हैं, उसमें अच्छी अच्छी जो विषयवार, संगतवार ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें, या गर्भिणी ने खुद ने, गृहिणी होते वक्त भी, गर्भिणी अवस्था में भी उसने लेनी है। उसी के कारण होने वाला बच्चा या होने वाला बालक अच्छी तरह से मन के भाव लेकर जन्म को आ जाएगा। प्रसूति के समय और क्षीराद अवस्था के समय, इसमें हम मन के बारे में क्या कर सकते हैं, ऐसा सवाल हमारे मन में आ सकता है। प्रसूति होने के बाद तुरंत हमारे ग्रंथों ने दिया गया है बालक शोधन। बालक के बाह्य शरीर का तो शोधन जो सिस्टर्स होती है वो करती है, उनके साथ उनको, हमें यानी जो आयुर्वेद तज्ञ है, उन्होंने एक सूचना करनी चाहिए। जब ही मुख के अंदर वो अंगुली डालकर अंदर का चिपका हुआ सभी स्त्यान का बाकी दोष निकालते हैं, उस वक्त हमारे ग्रंथों ने हमें निर्देशित द्रव्यों की बहुत सारी लिस्ट भी दी है। उनका रस, उनका स्वरस, ये सब यदि नहीं हो रहा
क्योंकि डिलीवरी अब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में तो नहीं होती, डायरेक्टली वहाँ होती है जहाँ पूरा एलोपैथी का प्रभाव रहता है। लेकिन हम सिस्टर को बता सकते हैं, जब भी पहले आप बालक के मुंह में अपनी अंगुली डालकर सब मुंह के अंदर की बाहर निकाल रही है, उस वक्त शहद में 2-4 रेशा सुवर्ण, शुद्ध सोने की 2-4 रेशा उसमें शहद में मिलाकर उसको पहले बालक के मुंह में वो शहद जिसका सोने से भावित हमने किया है, वो शहद पहले मुंह में डालने को हम सूचना कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक इसके ऊपर हम डॉक्टर ही है, हम भी अंदर जा सकते हैं और उनको करवाने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ से हमारे मन के लिए हमने प्रारंभ कर दिया है। सुवर्ण, हम शरीर के लिए तो बहुत सारे बातें करते हैं, लेकिन हम मन के बारे में क्या क्या करते हैं, ये आज का लेक्चर का बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हमने प्रारंभ किया होता है और वहाँ से उसकी मन के लिए हमने दवाइयों का भी प्रयोग शुरू कर दिया है। जरूरत है नहीं है ये बात अलग है, लेकिन दोष निकालने के लिए सिर्फ प्लास्टिक का ग्लोव वाला ग्लोव वाली अंगुली मुंह में डालने के बजाय शहद और सुवर्ण भावित शहद का अनुलेप पहले हो गया, तो जो प्लास्टिक से आने वाले दोष है वो भी अंदर नहीं जा सकते। ये दोनों तरफ के लिए हम ये विचार कर सकते हैं। अब क्षीराद अवस्था, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, समय के हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। क्षीराद अवस्था, यहाँ सिर्फ माता और बच्चा इन दोनों का ही संबंध आता रहता है। दौर्भाग्यवश किसी माता को दूध नहीं है तो दाई या गाय का, लेकिन समय तो ज़्यादा माँ के साथ ही उस बच्चे का जाता है। तो उसको कैसे संभालना है, उसकी मन पर कोई भीतिदायक आघात न हो जाए, ऐसी बातें हमें प्रसूति के बाद माँ को बतानी पड़ेगी। एक बार ये जो बढ़ने वाली उम्र के साथ यदि उसके मन पर कोई अलग तरीके का विचार मन में गया तो वो बहुत दिनों तक हम निकाल नहीं सकते हैं। वो माँ के पास ही रहता है और माँ ने ही उसको ये सब अच्छी तरह से, उसको तो समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन माँ जो उसके साथ बर्ताव करती है उसका मन के ऊपर परिणाम होता रहता है, और उस वक्त माँ को कैसे बर्ताव करना है ये हमने बताना है। उसके बाद जो संस्कार हम प्रसूति के बाद का मैंने पहले तो बता दिया। अब सूतिका के बारे में बहुत सारी, सूतिका का पूरा विस्तार से हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है। उसको होने वाले विकार का, उनका प्रशमन हम कैसे करें, ये शारीरिक अवस्था की बात तो बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन मानसिकता भी हमें उस सूतिका अवस्था की भी देखनी पड़ेगी। सूतिका अवस्था में ज़्यादातर खुद का, गर्भिणी जो सूतिका होती है वो खुद का ख्याल ज़्यादा रखती है, उसके साथ उसको बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। पहले यानी 1-2 पीढ़ी पहले घर में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत बड़े बड़े बड़ी संख्या में घर में बुजुर्ग होते थे, बहनें होती थी, भाई होते थे, तो थोड़ा सा भार हल्का होता था सूतिका का। लेकिन अब जैसी बात है, घर में 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते हैं, उसमें सूतिका को चिड़चिड़ापन आना ये एक आम बात हो गई है और वो हमें आकर बताती है।
सर मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है, ये तो पहला ही बच्चा है, लेकिन उसको संभालते वक्त मुझे चिड़चिड़ ज़्यादा होती है। मैं सब कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरी माँ तो बीमार रहती है, ऐसी बातें वो बोलती है। और उस वक्त हमें दवा की नहीं, उसको समझाने की बात रहती है, और उसको समझाना यही, या समुपदेशन करना, यही इसके ऊपर का इलाज रहता है। यह अवस्था हर एक औरत के जीवन में आने वाली है। इसमें बच्चे के ऊपर कुछ प्रभाव न पड़े, इसलिए तुझे चिड़चिड़ापन बहुत कम रखना है। ऐसी बातें, या आप जैसा समझते हैं ऐसी बातें बताकर उसको समझा बुझा कर वो काम करना है, रिजल्ट्स लेने हैं उसमें। क्षीराद और अन्नाद अवस्था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। क्षीराद के बाद अन्नाद अवस्था में लिखने वाला था। जब भी आज की अवस्था ऐसी है, माँ से बच्चा थोड़ा सा भी दूर हो गया तो माँ को उसकी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो बहुत सारे इतने छोटे से भी बच्चे आज हम कुमारागार में रखने पर विवश है। यह जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत बड़े मेगा सिटीज में रहते वक्त दोनों ने, पति पत्नी ने काम करना पड़ता है, तभी जाकर वहाँ रहना सुसह्य आर्थिक दृष्टिया हो जाता है। ये सब ठीक है, लेकिन कुमारागार कैसे हो ये तो हम तय कर सकते हैं। कुमारागार, क्योंकि अब ये 1 साल से 2-3 साल तक बच्चा उसी कुमारागार में रहने वाला है, तो उसकी भाषा से लेकर उसके बर्ताव तक उसे अच्छा ही मार्गदर्शन मिले, ये देखकर हमें कुमारागार चुनना पड़ेगा। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आज ऐसे अच्छे अच्छे कुमारागार भी हमें मिल रहे हैं। थोड़ा कम ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन उसकी चिंता उस पति पत्नी को तो होती नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कमाते रहते हैं, लेकिन उनको बच्चे को संभालने के लिए समय नहीं है। तो अच्छा ऐसा कुमारागार देखकर हम बच्चों को वहाँ रख सकते हैं, जिसके कारण उनके मन का, शरीर के बारे में आज ज़्यादा बातें नहीं होगी, मन के बारे में ही ज़्यादा बातें हो रही है। मन का विचार, मन का विस्तार अच्छी तरह से हो जाएगा। अन्नाद अवस्था, एक ही उम्र के 2 बच्चे मैंने आपके सामने रखे हैं। अवस्था अन्नाद है, अभी वो सब दोनों बच्चे पूरी तरीके से माँ से दूर है। अपना अपना खाना आप खुद खा सकते हैं, लेकिन जब भी मन की बात आ जाए, मन की बात आ जाए, तो एक के मुख पर हंसी है और दूसरे के मुख पर मोबाइल है। उसको पूरे समाज की कोई भी पड़ी नहीं है। अकेले क्या कर रहे हैं, उसका उसको कुछ याद नहीं है, और बड़ा घुल मिल गया है। श्री कृष्ण के बारे में हमें जो भी बातें सुनी है, जैसी भी सुनी है, पूरे समाज के लिए उसके वय के अनुसार वो घुल मिल गया, और उसने समाज के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन इसका प्रारंभ अनाथ अवस्था से ही शुरू हो गया है, ये हम जानते हैं। लेकिन अभी ये मोबाइल एडिक्शन वाले जो बच्चे हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत प्रयास करने के बाद उनके माता पिता को पहले समझा देना होता है कि नहीं भाई, इनको मोबाइल देना ही नहीं है, वरना वो अकेले रहना, समाज से दूर रहना, ये समाज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, ऐसे मनोभाव उनके बन सकते हैं, और जिनके कारण वो थोड़ा सा उनका मन का संतुलन भी हो सकते हैं।
हमने सभी ने पढ़ा है, मोबाइल नहीं दिया इसलिए आत्महत्या की। उम्र थी 7वीं 8वीं कक्षा की, यानी 12 13 14 साल के उम्र में मोबाइल नहीं मिला इसलिए आत्महत्या। ये कितना बड़ा और एक मानसिक कितना दोष, लेकिन कर्म हम यहीं से करते हैं। मैं एक शादी में गया था, बच्चा इसी उम्र का बच्चा खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके माँ ने झट से मोबाइल उसके सामने रखा। वो मोबाइल देखता रहा। ये उसको जो भी खाना खिलाना चाहती थी, उसको चाहिए या नहीं चाहिए ये नहीं देख, इस माँ को जो अच्छा लगता था वो उसके मुंह में डालती गई, डालती गई, डालती गई। वो बच्चा चबाता रहा, पेट में जाता रहा। बाद में एक 8 10 मिनट के बाद उसने सब वोमिट कर दिया। तो फिर वो ही उसके ऊपर चिल्लाने लगी, मैंने इतना अच्छा खाना तुझे खिलाया और तू वोमिट कर रहा है। लेकिन उसको माँ को भी ये ध्यान में नहीं आ रहा था कि उसको मोबाइल से हमें दूर रखना है, उसको जो चाहिए वो ही खाना उसको देना है। लेकिन ये जो गलत अभी धीरे धीरे हो रही है मोबाइल एडिक्शन के बारे मोबाइल एडिक्शन की वजह से, उसमें से भी हमें समाज को, बच्चों को भी दूर रखना है, दूर करना है। धीरे धीरे इसके बारे में भी समाज जागृति हमें करनी है। यही बात अभी हो गई। अन्न कैसा होना चाहिए? तो सुसंस्कारित अन्न होना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगे, ऐसा भी उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसके लिए माता के ऊपर भी हमें संस्कार करने पड़ेंगे। माता को जो आता है वही वो करेगी और वही आएगी, ऐसी बात न होते हुए बच्चों को या घर में बाकी लोग जो भी है उनको क्या अच्छा लगता है वो भी बनाना उसने सीखना चाहिए। और वो सबके साथ रहकर या उसकी घर की जो भी परिस्थिति है उसी के हिसाब से उसको बर्ताव करने के लिए हमें सूचित करना पड़ेगा। जो मैंने आगे बोला ना, घर में दादा दादी का होना, ये एक अब नसीब की बात है। नसीब के कारण ही हमें दादा दादी अब मिल रहे हैं। लेकिन ये जो अनाथ अवस्था से आगे बढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो दादा दादी का होना और उनके मन में कुछ अलग और गलत बात न आना, इसके लिए तो हमें दादा दादी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन समाज आज जिस मोड़ पर है उसमें जिनको ये मिलेगा वो भाग्यवान कहलाएंगे। यदि दादा दादी होते तो वो बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही रहते हैं। वो घर पर नहीं है तो माँ बाप को कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन में बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहकर उनके मन की समझ, उनके मन में कोई गलत विचार न आए, इसकी चिंता करनी चाहिए। इसीलिए मैंने नीचे लिखा है बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहना। दादा दादी तो अच्छी तरीके से ये करते हैं, लेकिन अभी जो कुछ कारण बाहर ज्यादा रहते हैं ऐसे पति पत्नियों को भी ये बात करनी चाहिए। अब बाल्यावस्था, ऊपर का चित्र दिखाई देता है। जो लड़का ऐसे दादा दादी वाले घर है या माता पिता उसका अच्छा उसको समय देते हैं और पूरे उसके मन की ध्यान ध्यान पर उनके मन की जो अवस्था है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो अच्छा उसी के उम्र का दूसरा लड़का जो ऐसे मोबाइल एडिक्शन से और थोड़े ये दोनों पौगंडावस्था के बाद और चले रहे हैं, लेकिन बाल्यावस्था में भी इनकी ये अवस्था हो सकती है यदि अच्छे संस्कार नहीं मिले तो। अच्छे संस्कार मिलते हैं तो ऊपर वाला बच्चा थोड़ा सा मन की उसकी चिंता न करने, किसी अन्य कारण से मन के बारे में उसको नहीं संभाला गया तो इतना चिड़चिड़ा वो भी हो सकता है। इसके कारण माता पिता बहुत उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। ऐसी बातें होते होते मन की विकृति प्रारंभ दोनों के बारे में हो सकती है। बच्चों के बारे में तो होती है, माता पिता भी थोड़े थोड़े मानसिक दृष्टिया
दौर्बल्य उनको भी हमें उनमें भी हम दौर्बल्य देख सकते हैं। आजकल दुर्लक्षित ये विषय है, आजकल दुर्लक्षित ये विषय है मैदान पर जाकर खेलना। मैंने बहुत सारे पुराने वाले खेल आपके सामने रखे हैं, आज ये दिखाई भी नहीं देते। साइकिल का टायर घुमाना, आंखों पर पट्टी बांधकर खेलना, जो गुल्ली डंडा, कबड्डी है, हॉकी है, खो खो है, ऐसे सारे खेल धीरे धीरे गांव से, देहातों से, सभी जगह से लुप्त हो रहे हैं, जिनके कारण एक समाज भावना, हमें कुछ लोगों के साथ मिलकर रहना है, मिलकर कुछ करना है, ये भावना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ये भी एक मानसिक व्याधि का मूल जो कारण जो हम ढूंढ रहे हैं, उनमें ये भी एक कारण कि ये जो समाज के साथ मिलजुल कर रहने की भावना थी, जैसे कि कोरोना के 2-2.5 साल हमने देखा, बहुत सारे बच्चों को कोरोना के बाद बहुत सारा समुपदेशन करना पड़ा, उनके उम्र में जाकर समुपदेशन करना पड़ा, घर में होने वाले पति पत्नियों का समुपदेशन करना पड़ा, ऐसे बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन वो तो काल 2-2.5 साल का ऐसा था कि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी अभी उसमें बहुत सारा बदल आया है, ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है। बच्चे घर में टीवी मोबाइल पर ही बैठते हैं, माता पिता उसके बारे में उनको डांटते भी नहीं है, चलो अच्छा बैठा है ना बैठने दो, लेकिन उनका ये शारीरिक और उसके साथ होने वाला मानसिक, ऐसे दोनों में भी विकास नहीं हो रहा है, ये बात सामने आ रही है। तारुण्यावस्था, इसमें भी मैंने 2 पिक्चर दिखाई है। पति के गुजर जाने के बाद छोटा बच्चा पीठ पर लगाकर अंग्रेजों के साथ 2 हाथ करने निकली हमारी झांसी की रानी, उसी के उम्र वाला कुछ फालतू कारण के लिए, जिस कारण से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अब सुइसाइड कर लूँगा, वो माथे पर गन ही चिपका देता है। मैंने गन निकाल कर सिर्फ अंगुलियां दिखाई है, लेकिन ये एक उम्र वाले बच्चों की, या तारुण्यावस्था हम जो बोलते हैं, ये मानसिकता हमारे संस्कृति की क्या दिखाती है, और आज जो संस्कृति हमें अडॉप्ट करनी पड़ रही है उसमें क्या दिखाई देता है, और इसकी इस वक्त की मानसिकता क्या हो सकती है। आगे जाकर ये सुइसाइड कर लेगा, वरना और 2-4 लोगों को मारेगा। हर रोज न्यूज़ आती है, अमेरिका में एक बच्चे ने स्कूल में जाकर, अरे ये धारिष्ट्य उसमें कहाँ से आया, सिर्फ धारिष्ट्य नहीं है, और ये करने की उसकी मन की अवस्था कितनी गंभीर हो गई होगी, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। प्रौढ़ावस्था, एक ही आदमी के 2 फोटो मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत कम लोग इतने धारिष्यवान होते हैं। कभी भी कहाँ से भी हमला होकर मृत्यु आ जाए, ऐसी अवस्था में गिने चुने सहकारियों के साथ बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाना, उनके साथ 2 हाथ करना, आगे जाकर सिंहासनाधीश्वर बनना, ये सब अवस्था में आलो आलो बात, जरा आवाज अपना बंद कर दीजिए, किन्होंने माइक चालू करा है। जिन्होंने बहुत छोटे समय में रायरेश्वर पर
शपथ ली, अपनी अंगुली काटकर खून का अभिषेक किया। उनकी उस वक्त की मानसिक अवस्था से लेकर सिंहासनाधीश्वर होने तक उनका मन का विचार उनकी माँ ने कितनी अच्छी तरह से किया था। उनके मन में कोई भी विकृति न आ जाए। बहुत सारे चढ़ाव उतार हमने शिवाजी महाराज के पूरे जन्म में देखे हैं, लेकिन सभी अवस्था में उन्होंने कितना संयम बता है। एक 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 करके सरदार मयत हो रहे थे, फिर भी जो भी बचते थे उनको साथ लेकर स्वराज्य की मनोकामना पूरी करना, ये बात कोई आसान मन वाला आदमी नहीं कर सकता। ऐसी कथाएं सुना सुना कर जब भी ये बच्चे बड़े होने लगते हैं, ये दादा दादी का काम रहता है, माता पिता का काम रहता है, हमारा बच्चा किस तरह से आगे बढ़े, उसका मन कौन सी अवस्था में कैसे कैसे निर्णय कर सके, इसके बारे में हमें ही उसको बताना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा विषय मैंने आपके सामने रखा है, मन के बारे में ही। हमारी या हमें एक ना एक दिन कभी ना कभी तो वृद्धावस्था आने वाली है। जिनके घर में माता पिता, बूढ़े माता पिता है, उनको मैं अभी जो इसके बारे में जो बात करने वाला हूँ, वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये वृद्धावस्था तो ठीक है, लेकिन जब तक उनके हाथ पैर चलते रहते हैं तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती। लेकिन जैसे ही कोई शारीरिक व्याधि उनको लग जाती है तो उनका मन का बैलेंस बहुत जल्द हिल जाता है। उनको उनकी मानसिक अवस्था बहुत कमज़ोर होने लगती है। अब मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कौन संभालेगा, ऐसी बातें वो करने लगती है। उसके आगे यदि जरा जर्जरा अवस्था हो गई तो उसमें वो बड़बड़ाने लगते हैं। कोई बूढ़ी सफ़ेद साड़ी वाली आ गई है, मुझे चल, मैं तेरे को साथ लेने, ऐसी बहुत सारी बातें धीरे धीरे वो करने लगते हैं। शायद हम भी करेंगे। लेकिन यदि ये जो बाल्यावस्था से पौगंडावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का काल हमने आध्यात्मिकता, समाज सेवा, मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ। आध्यात्मिक बात करने वाले भी बहुत सारे अच्छे मरण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मृत्यु मृत्यु तो अटल है और ये एक सत्य भी है। लेकिन उनको जरा जर्जर अवस्था से वो हम कैसे संभाल कर आगे जाए, ये भी पहले जो हमारे विचार मन में हमने किए होते हैं, उसी के आधार से उस दिन का कालावधि हम टाल सकते हैं। मन का जो विकृति अवस्था आने वाली है वो हम टाल सकते हैं। इसके बाद जो व्याधिग्रस्त अवस्था के बारे में मैंने बोला, वो कैंसर, जलोदर, जीर्णामवात और आगे जाकर आने वाला परावलंबित्व। ऐसे ही तारुण्य अवस्था में एक बहुत तकलीफ देने वाला विषय है दीर्घकालीन अनपत्यता। 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गए, बच्चा नहीं होता। इस अवस्था में दोनों को बहुत ज़्यादा समुपदेशन करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन गर्भस्थापना नहीं होती। उस वक्त तो दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ उन दोनों को अच्छी तरह से समझा बुझा कर जो होना चाहिए वो उनसे करवाना है। ये एक अच्छी तरह की मानसिक चिकित्सा ही है। 7-8 साल से वो बहुत सारे तज्ञों के पास जाकर हमारे पास आए हुए होते हैं। उनके लिए मैं प्रारंभ में 1-2 महीने सिर्फ उनकी
समुपदेशन चिकित्सा ही करता हूँ। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो ऐसे कपल्स होते हैं, उनमें सिर्फ समुपदेशन से ही काम हो जाता है, क्योंकि उनका प्रारंभ नए से हमें करना पड़ता है। वो कैसे करे? आप दोनों में कौन सी भावना होनी चाहिए, आप दोनों के रिलेशन कौन से होने चाहिए। 7-8 साल हो गए गए होते हैं, अभी जो मेल पार्टनर होता है वो बिजनेस में, नौकरी में बहुत सारा उलझा हुआ रहता है। लड़की के बारे में 7-8 साल हो गए, मायके से, ससुराल से सभी लोग बोलने लगते हैं, अब हो जाने दो, हो जाने दो, अरे हो जाएगा, लेकिन उनकी जो मानसिक अवस्था है, अभी कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा, कितनी देर लगेगी, ये अवस्था से उसको, लड़के को बाहर लाना चाहिए। लड़के को शाम 6 बजे के बाद घर में रहने को बोलना चाहिए। ऐसी बातें जो आवश्यक बात होती है वो करके उन कपल्स को हम अच्छी तरह से समझा बुझाकर उनका काम आसान कर देते हैं, उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अभी एक ये कैंसर वाला, जलोदर वाला, ये दो बातें में भी बहुत सारी बातें होती है। अभी जलोदर के बारे में तो मैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे वैद्य हैं जो जलोदर अच्छी तरह से ठीक करते हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। उनके जो एमडी, एमएस कंसल्टेंट होते हैं, सोनोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको पूछते हैं, अरे तुम्हारे पेट का पानी कैसे चला गया, क्या किया तूने। इतना जलोदर का ठीक तरह से इलाज अब हो रहा है। लेकिन समाज में हमारे पास आसपास जो लोग रहते हैं, उन्होंने जलोदर का नाम उनके बचपन में सुना होता है, सॉरी, तो वो उसको बताते हैं कि अरे जलोदर हो गया तो तू अब मर जाएगा। कैंसर के बारे में भी यही बात होती है। घर वाले आते हैं, पेशेंट को कुछ भी पता नहीं है, हमने उनको कैंसर है ये बताया नहीं है, सर आप उनको ये मत बताओ। हम बोलते हैं ठीक है, नहीं बताएंगे। जैसे ही हम उनकी फाइल देखने लगते हैं, तो उसके ऊपर ABC कैंसर हॉस्पिटल, EFJ कैंसर हॉस्पिटल, नाम अलग, लेकिन आगे कैंसर हॉस्पिटल की मोहर होती है। कोई इतना आदमी असमंजस होता है क्या कि कैंसर हॉस्पिटल में हमें ले लिया गया है और मुझे पता नहीं है कि मुझे कैंसर है? ऐसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारे अन्य व्याधियों की भी चिकित्सा होती होगी, लेकिन हमने गलती से उस व्याधि की चिकित्सा कैंसर हॉस्पिटल में अच्छी होती है, इसलिए कैंसर हॉस्पिटल में हम उस पेशेंट को लेकर गए, तो उसको लगेगा मुझे कैंसर ही हुआ है। और एक बार कैंसर का सिक्का कपा माथे पर लग गया तो वो मरेगा यही सोचकर वो जिंदा रहता है। हमें उस अवस्था के, उस मानसिकता से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी मन की और व्याधि की हम चिकित्सा कर पाएंगे। यहाँ तक हम सोचते, या आप सब सोचते होंगे कि यहाँ मानसिक व्याधि की बात ही सर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसिक व्याधि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यहाँ तक का सफ़र आज हम पूरा करने वाले हैं, इसीलिए इतनी ही बात मैं आज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा मृत्यू शेवटचा दिवस गोड व्हावा, ऐसा भी एक आध्यात्मिक अभंग है। हमारा जो अंतिम दिन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ भी हमारी मन की अवस्था होनी अच्छी और उत्तम होनी चाहिए, और इसके लिए पूरे जन्म भर हमने मन के बारे में सोचना है, मन के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार करने हैं, और उसी का नतीजा हमें अंतिम दिन में दिखाई देता है। अब एक थोड़ा सा मानस व्याधि के बारे में विचार करते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा मानस भाव का ही विचार होगा।
दोष दुष्य सम्मूर्छना, जैसे शारीरिक व्याधि के लिए दोष दुष्य सम्मूर्छना आवश्यक होती है, वैसे ही अभी तक जो मैंने मानस भाव बताए उसमें सत्व रज तम आदि का कम ज्यादा होना, राजस भाव का तामसिक भाव का ज्यादा असर पड़ना, सत्व गुण का कम संपर्क होना आदि के कारण, किसी व्याधि के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण या प्रत्यक्ष शारीरिक व्याधि के कारण मानसिक व्याधि हमें हो सकता है। बहुत सारे जन्म से ही मानस व्याधि ग्रस्त रुग्ण रहते हैं, आगे जाकर भी कुछ बन जाते हैं। एक दो केसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज का लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। ये अभी केस प्रेजेंटेशन की ओर हम जाते हैं। मूले कुठारः, इसका जिक्र मैंने लेक्चर से प्रारंभ किया था। उसको मानस व्याधि, ये सभी जो हमारी अवस्था है उसमें कब और कैसे लगा, इसका विचार करके वहाँ हमें आघात करके उस मानस व्याधि से उस रुग्ण को हमें बाहर निकालना है। समुपदेशन, इसके बारे में भी अभी बहुत सारी चर्चा हो गई है। ये जो फोटो मैंने दिखाया है वो आप सभी ने ही देखा होगा, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया मन की अवस्था दिखाने वाला फोटो है, इसीलिए मैंने आज के लेक्चर में ये लिया है। और ये जो स्वत्व जागरण ये विषय मैंने लिखा है, उसका ये बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रतिबिंब दिखाने वाला फोटो है। हमें जो भी कार्य करना है उस कार्य के लिए हमारी शारीरिक मानसिक अवस्था कितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, नहीं हम वो कर पाएंगे, हम करेंगे, ये भाव मन में आने के लिए हमारे अंदर का स्वत्व जो होता है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये दिखाने वाला। और ये हमें, यदि रुग्ण के बारे में ये नहीं हो रहा तो हमारी जिम्मेवारी रहेगी, ये हमें उस रुग्ण में जागरूक करवाना पड़ेगा, हमें ये जागरूक करवाना पड़ेगा। उसमें स्वत्व है, वो प्रतिकार कर सकता है, वो आने वाली नैसर्गिक आपत्ति से ही प्रतिकार कर सकता है। एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें भी हमें यही बात बच्चों को या किसी आदमी को हमें बतानी पड़ती है और उसकी मन की धारणा अच्छी बनाकर जो भी अवस्था है उससे उसको बाहर हमें निकालना पड़ता है। यह सत्व जागरण वाला एक रुग्ण का विचार अब हम करते हैं। सबसे पहले बात है रुग्ण को विश्वास में लेना। उसकी मन शांति के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि उपाय हम बता सकते हैं। जो भी रुग्ण के लिए वय के हिसाब से जो भी आवश्यक है वो हम उसको बता देंगे और उसको करने को बोल देंगे। और जैसे मैंने अभी बोला, शारीरिक तंदुरुस्ती होने से भी हमारी मन की तंदुरुस्ती भी अच्छी होती है। उसी के लिए बल की उपासना या व्यायाम करने को उसको बोलना पड़ेगा। एक दो पिक्चर मैंने आपके सामने रखे हैं, केस प्रेजेंटेशन और मन का विचार। हमें उसमें स्वत्व जागृति, ऐसे तीन विचार में ये केस आपके सामने मैंने रखी है। ये जो लड़का पानी में बाएं बाजू में दिखाई दे रहा है उसकी माँ का प्रसव 8वें महीने में हुआ था। इसकी पूरी जो आवश्यक वृद्धि है, शरीर मानसिक सभी तरीके की पूरी, मराठी में लिखा है लेकिन हाथ हिंदी में बता रहा हूँ, अच्छी तरह से वो बड़ा नहीं हुआ था गर्भ में।
उसके दोनों हाथ की अंगुलियों से उसको कुछ भी करने को नहीं आता है। दोनों हाथ जैसे उनकी हलचल होनी चाहिए वैसे ठीक तरह से नहीं हलचल कर सकते हैं। घुटनों में टेढ़ा है, इसीलिए स्टेप्स नहीं चढ़ पाता। उसको मन के बारे में सबसे ज्यादा बात जो है वो घर छोड़ना ही नहीं चाहता। इसमें दो तीन कारण थे। वो दिखने में व्यंग स्वरूप है, उसको पीठ के ऊपर हड्डियां बाहर आ गई है, हाथ पांव टेढ़े है, ऊंची में बहुत सारा कम है, उसको लिखने को भी नहीं आता। और जैसे अपस्मार उन्माद, इसमें चंचलता रहती है, उतनी चंचलता, बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, सामने वाले की कुछ भी नहीं सुनता, मैं जो बोलता हूँ वही सच है, ऐसी ही बातें करता रहता था। गत 2 साल से मेरे पास आ रहा है। मेरे पास आया तो अभी भी मेरे मेरे पास आता साल का, 2-3 साल ही उन्होंने छोड़ी, फिर से एक साल हुआ है, 21 है। अभी वो बहुत 10 साल का दिखाई देता है। इसके मन के हेलो, मुझे भी म्यूट कर दिया गया था क्या? लेक्चर सुनाई नहीं दिया? सर लेक्चर सुनाई दिया, बस लास्ट 2 लाइंस जो है ना उसमें इंटरप्शन शुरू हुआ। अभी के पूरा लेक्चर हाँ सुनाई अभी के दिया ना? बस, हाँ। यस यस सर। हाँ, नहीं मुझे अभी कुछ आवाज नहीं आ रहा था इसलिए पूछा। फिर से शेयर करता हूँ। वो पानी वाला पिक्चर ही सामने आ गया ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। अभी ये 21 21 साल का लड़का है, लेकिन दिखने में अभी भी छोटा है। वो मेरे ओपीडी में जब भी आया तो मैंने पहले तो शारीरिक अवस्था के बारे में सब चर्चा हो गई, लेकिन समझ में आया वो घर से बाहर ही निकल नहीं रहा। उसके माता पिता ने मुझे 10-15 मिनट उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सर कीजिए। तो अब क्या करें? उसको घर से बाहर निकालने के लिए ये एक तरीका मेरे ध्यान में आ गया। मैंने उसको पिता को पहले पूछा, आपको तैरना आता है क्या? तो ना बोला। अभी पिता को ही तैरना नहीं आता तो मैं क्या आगे बताता, लेकिन उसने ठान ली कि मैं भी तैरना सीखूंगा सर, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। तो मैंने पहले उसको बताया, लड़के को बताया कि सिर्फ पानी में जाकर बैठना है, पानी के अंदर जाना नहीं है। ऐसे पहले मैंने उसको बता दिया। ना 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 ना, मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाला, पानी के पास गया तो मुझे बहुत डर लगता है, डायरेक्टली उसने मुझे बोल दिया। ठीक है, उसके पिता के साथ तू जाएगा क्या, ऐसे मैंने पूछा। हाँ पिता, जो भी पिता है उनके साथ जाने के लिए वो तैयार हो गया। पिता को मैंने डांट दिया, उसके सिर पानी में पैर जाने चाहिए, ऐसा बच्चे के सामने मैंने डांट दिया।
उसके पिता जो थे वो समझदार निकले, उनको बात ये समझ में आ गई। धीरे धीरे उन्होंने उसके हाथों में ये तैरने के सामान का बाकी सब जो अवस्था थी वो करते करते आज घर से बाहर नहीं निकलने वाला लड़का, पानी के दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं पिता को भी तैरना नहीं आता, उसको भी तैरना नहीं आता, लेकिन हमने यदि मन की चिकित्सा की तो हम यहाँ तक रिजल्ट देख सकते हैं कि उसके पिता और वो दोनों भी पानी में अच्छी तरह से अंदर जा चुके हैं। उसका पहले पिक्चर से उसका मन का भय वो तो चला गया है, इतना वो बढ़िया हंस रहा है। दूसरे पिक्चर से दोनों भी इतने पानी के अंदर गए हुए हैं। ये मन की चिकित्सा करने से ही प्राप्त हुआ है। दूसरी एक 17 साल की बच्ची थी, 10वीं कक्षा पास हो गई। ये सब लक्षण आप पढ़ लीजिए। मेरे पास इसके लिए उसको लाया नहीं था। ये जो सब मल मूत्र बाकी सब लिखा हुआ है मैंने, ये सब मैंने पूछा था उसको। उसकी माँ और पिता ने मुझे उसके बारे में पहले से ही सब कुछ बता कर रखा था। वो 10वीं पास हो चुकी हुई लड़की थी, शरीर से पूरी तंदुरुस्त थी, उसमें बाकी कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में एक लड़का सिर्फ उसकी ओर देखता था। उससे वो बहुत घबराई हुई थी। और 9वीं कक्षा में जब भी वो आ गई तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़ा और उनकी वो ट्रीटमेंट 9वीं कक्षा में पूरे साल भर उसको लेनी पड़ी। धीरे धीरे माता पिता के समझ में आने लगा कि इसके ऊपर उस चिकित्सा के कोई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक उन्होंने घर में भी किसी को ये बात नहीं बताई हुई थी, फ्रेंड्स को भी नहीं बताई हुई थी। जो उनका एक अच्छा फ्रेंड था उसको एक बार उसके पिता ने ये बात बता दी तो उसने मेरे पास लाने को बोल दिया, एक बार मल्हार जोशी से पूछ लो। अभी मेरे पास सामने बात ऐसी थी कि लड़की को उसके बारे में कुछ भी पूछना नहीं था। यदि वो विषय मैंने उसके सामने रखा तो वो फिर घबराने लगेगी, फिर रोने लगेगी, फिर एक कोने में जाकर बैठने लगेगी, खाना पीना कुछ नहीं, ऐसी बात होने वाली थी। तो धीरे 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 जैसी जैसी उसकी मेरे पास 2 बार 3 बार 4 बार आने लगी तो उसको वो लड़की वाला जो उग्र भाव वाला ये फोटो मैंने उसके सामने एक दिन रख दिया। सौभाग्यवश उसने भी वो फोटो पहले भी देखा था। क्या कर रही है वो लड़की? नहीं सर, ये लड़की मेरी आदर्श है, उसने भी बता दिया। तो वो क्या कर रही है? नहीं सर, जो भी सामने आएगा उसको वो मार देगी या उसका प्रतिकार करेगी। मैंने उसी वक्त उसको पूछा, ये दोनों मेरे पास मेरे स्टूडेंट खड़े हैं, इनमें से कोई ने तुम्हारे ऊपर नजर डाल दी तो तू खड़ी होकर उसके कान के नीचे एक बजा सकती है क्या? बस उसी क्षण से उसने खुद ने साइकेट्रिक टैबलेट्स लेना बंद कर दिया है। जब भी मेरे पास आती थी बहुत सारी बातें मैं उससे करता था, लेकिन ये जो स्वत्व जागरण वाली बात जिस दिन हो गई उसी दिन से उसने एक भी टैबलेट आज तक नहीं ली है। मेरी भी दवा, क्योंकि इसमें उसको दवा क्या दी है वो भी मैंने यहाँ लिखा है। जो लक्षण आपने पढ़े हैं उसी के हिसाब से फलत्रिकादि अविपत्तिकर ये जो शारीरिक व्याधि थे उसके हिसाब से मैंने दवा दी है। मानस व्याधि की एक की भी दवा उसमें नहीं दी, सिर्फ स्वत्व जागरण स्वत्व जागरण स्वत्व जागरण। इसी के घे चलते नाशिकला आहे का आपल्याकडे? हेलो, जरा आवाज बंद करा, कुणीतरी
मोबाईलचा आवाज चालू केलाय, बंद करा जरा. सिर्फ शारीरिक व्याधि जो थी उसकी चिकित्सा कर दी. एक ही बात है, ये यष्टि तेल का नस्य मैंने उसको दिया था और उसका कारण भी बताया था, बालों का झड़ना कम करता है, ऐसी बात सिर्फ की थी. और मानस व्याधि की चिकित्सा में सिर्फ ये नस्य के बारे में मैंने सोचा था, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करना और उसका स्वत्व मानस भाव स्वत्व ये सब जागृत करना, इतनी ही चिकित्सा से वो पूरी तरह से ठीक हो गई है. अब वो लड़का भी सामने आ गया तो भी उसको भी कान के नीचे लगाने की उसमें हिम्मत आ चुकी है. सिर्फ देखना वगैरह तो बात ही अलग होगी. इस साल उसने 11वीं का अच्छे तरीके से पूरा स्टडी किया है. अब वो 12वीं को भी गई है. मैंने कल ही, आज आपके सामने केस रखने से पहले ही कल ही उसके पिता से बात की, सर आपने काम बहुत बढ़िया किया है, आज तक फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मुझे लगता है आज जो मैं विचार आपके सामने रखने वाला था वो अभी पूरे हो गए हैं. इसके आगे यदि साइकोलॉजी साइकेट्री ऐसी जो बातें होती है और जो हमें मानस व्याधि के तौर पर समझते हैं, उनके बारे में यदि चर्चा करनी है तो वो हम अगले लेक्चर में कर सकते हैं और करेंगे भी. आज तक के लिए धन्यवाद.